नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर उपन्यास पर बात करने वाले हैं, E.M. फॉस्टर का अ पैसेज टू इंडिया। जी, जो 1924 में आया था। हाँ, 1924। हमारे पास इसकी एक समीक्षा से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं, थीम्स हैं, उनको समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये उपन्यास हमें उस दौर के भारत में ले जाता है, मतलब ब्रिटिश राज का भारत। अच्छा। और कहानी की जड़ें वही हैं, अंग्रेज शासक और भारतीय, उनके बीच जो एक गहरी खाई थी। किस तरह की? गलतफहमी की, पूर्वाग्रह की, मतलब नस्लीय भेदभाव तो था ही और सांस्कृतिक मतभेद भी बहुत थे। इसने रिश्तों को बड़ा पेचीदा बना दिया था। कहानी का सेटअप है काल्पनिक शहर चंद्रपुर में। हाँ, चंद्रपुर। और जो समीक्षा हम देख रहे हैं वो बताती है कि यहाँ ये तनाव साफ दिखता है। मतलब अंग्रेज जो वहाँ रह रहे थे, एंग्लो इंडियंस जी, और जो लोकल भारतीय थे, उनके बीच ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। बिल्कुल, साथ रहते हुए भी अलग। और इसी माहौल में हमें मिलते हैं मुख्य किरदार। हाँ, किरदार दिलचस्प हैं। एक तो डॉक्टर अजीज हैं। हाँ, डॉक्टर अजीज एक युवा भारतीय मुस्लिम डॉक्टर है, काफी उत्साही है और शायद उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजों से दोस्ती हो सकती है। थोड़ी आशावादी सोच। शायद कुछ ज्यादा ही। दूसरी तरफ मिस्टर फील्डिंग है, वो एक ब्रिटिश कॉलेज प्रिंसिपल है। अच्छा। वो थोड़े उदार विचारों वाले हैं। वो वाकई में कोशिश करते हैं कि भारतीयों को समझें, एक पुल बनाएं। और फिर इंग्लैंड से दो महिलाएं आती हैं, मिसेस मूर और एडेला क्वेस्टेड। जी, मिसेस मूर थोड़ी उम्रदराज है और एडेला युवा है। उनका भारत आने का मकसद भी दिलचस्प है। क्या मकसद? वो कहती है कि उन्हें असली भारत देखना है, मतलब वो जो आम टूरिस्ट गाइड बुक्स में नहीं होता। पर क्या ये इच्छा सच में पूर्वाग्रह से मुक्त है? समीक्षक शायद इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, और यही सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है, माराबार गुफाओं की यात्रा के साथ। हाँ, माराबार गुफाएं, ये बहुत अहम मोड़ है कहानी का। बहुत ज्यादा। डॉक्टर अजीज ही इन दोनों महिलाओं और मिस्टर फील्डिंग को भी इन रहस्यमय गुफाओं की सैर पर ले जाते हैं। और वहाँ कुछ होता है? हाँ, कुछ होता है, या शायद एडेला को ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, ठीक से पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद वो डॉक्टर अजीज पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा देती हैं। और यहीं से चीजें एकदम बिगड़ जाती है ना? बिल्कुल, वो आरोप सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं रहता। हाँ, वो एक चिंगारी बन जाता है। सही कहा, पूरे शहर में जैसे आग लग जाती है। ये एक बड़ा स्कैंडल बन जाता है और जो पहले से तनाव था ब्रिटिश और भारतीय समुदायों में, वो और गहरा हो जाता है। बहुत ज्यादा जहर घुल जाता है जैसे। तो फॉस्टर इस घटना का इस्तेमाल करते हैं एक बड़ा सवाल पूछने के लिए। हाँ, एक बहुत गहरा और शायद असुविधाजनक सवाल। क्या सवाल? यही कि क्या दो अलग अलग समूह, जैसे यहाँ भारतीय और ब्रिटिश, जिनके बीच ताकत का इतना फर्क हो। हाँ, सत्ता का असंतुलन। बिल्कुल, जिनकी नस्लें अलग, संस्कृति अलग, इतिहास अलग, क्या वो सच में दोस्त हो सकते हैं? क्या ऐसी हालत में सच्ची मानवीय समझ मुमकिन है? और फॉस्टर का जो निष्कर्ष निकलता है वो समीक्षा के हिसाब से तो काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, ऐसा ही है। लगता है वो मानते थे कि जब तक ये बाहरी ढांचा, मतलब राजनीतिक असमानता और गुलामी है, तब तक व्यक्तिगत स्तर पर भी हाँ, सच्ची दोस्ती, बराबरी वाली दोस्ती, वो नामुमकिन है। सत्ता का जो खेल है वो निजी रिश्तों पर हावी हो ही जाता है। तो मतलब बाहरी सिस्टम अंदरूनी रिश्तों को भी कंट्रोल करता है। बिल्कुल, और उपन्यास में कई परतें हैं। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उपनिवेशवाद का मनोवैज्ञानिक असर दिखाता है। पूर्व और पश्चिम के बीच जो सांस्कृतिक समझ की कमी है उसे उजागर करता है। धर्म और आध्यात्मिकता की भी बात है। और आखिर में दोस्ती और मानवीय रिश्तों की सीमाएं क्या हैं, ये सवाल भी है। इसमें सिंबॉलिज्म, मतलब प्रतीकवाद भी बहुत है, जैसे वो माराबार गुफाएं। हाँ, आपने सही पकड़ा। वो गुफाएं सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो प्रतीक बन जाती हैं। जी, भ्राम का प्रतीक, किसी ऐसी चीज का जिसे समझा न जा सके, शायद यूनिवर्स की विशालता और इंसान की सीमाएं, और निश्चित रूप से कम्युनिकेशन फेलियर का, संवाद की विफलता। ये भी दिलचस्प है कि जब ये उपन्यास छपा था तब काफी कंट्रोवर्शियल रहा। हाँ, बिल्कुल, शायद इसलिए कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जो नैतिक कमजोरियां थीं, जो पूर्वाग्रह थे, उनको बिना किसी लाग लपेट के दिखाया था। लेकिन आज इसे एक लिटरेरी क्लासिक माना जाता है। हाँ, 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है,
पूर्वाग्रह कैसे काम करता है और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाना कितना मुश्किल है, इसका गहरा अध्ययन है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? मतलब अगर इस पूरी चर्चा से एक मुख्य बात समझनी हो। देखिए, अब पैसेज टू इंडिया साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन जो होते हैं ना, समझ और दोस्ती के रास्ते बंद कर सकते हैं, चाहे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी उभरती है जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी है। क्या? उपन्यास ये तो याद दिलाता है कि बराबरी और आपसी सम्मान के बिना दोस्ती या समझ मुमकिन नहीं। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ बाहरी बाधाएं हटाने से, जैसे मान लीजिए औपनिवेशिक शासन खत्म हो गया या कानूनी असमानता हट गई, तो क्या उससे सब ठीक हो जाता है? या फिर वो जो गहरे बैठे पूर्वाग्रह हैं, जो सांस्कृतिक जड़ता है, क्या वो तब भी रिश्तों में दरार डालते रहते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या ढांचा बदलने से सोच भी बदल जाती है या सोच बदलने में ज्यादा वक्त लगता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं।